हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इसमें हम काई स्क्वायर के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? मैंने कहा था कि जब कोरिलेशन निकालना हो, जैसे कि अपना एक इनपुट आउटपुट हो गया, को एक्स और इसको वाई कर लेते हैं। अब क्या है कि अपना जो आउटपुट आ रहा है वो एक्स अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये ये कोरिलेशन, इनके दो बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, ये देखने के लिए। या फिर एक और केस हो सकता है कि ये मल्टीपल इनपुट्स हो गए, ठीक है, और ये अपना आउटपुट हो गया। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये जो x1 x2 x3 है ना, ये आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपस में ये कोरिलेटेड होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो आउटपुट है अपना, उसमें चेंज किसकी वजह से आ रहा है, x3 चेंज करने की वजह से या x2 या x1, क्योंकि वो आपस में अगर ये तीनों रिलेटेड है तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि y में चेंज कैसे आ रहा है। तो ऐसे केसेस में भी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हम लगाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे इस स्टेप्स ऑफ मतलब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस परफॉर्म करने के लिए। हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला ये होगा कि स्टेप वन में कि हम करेंगे डिफाइन किसको, अपने नल हाइपोथेसिस को और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ठीक है, इनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद करेंगे हम एक कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे। कंटिंजेंसी टेबल ये क्या होता है? ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, ये सब मैं दिखाऊंगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में ये सब नहीं करते थे, बट यहाँ पे ये सब करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर दी। चौथा स्टेप आता है कि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ ऑफ फ्रीडम, ये डी ओ एफ होता है, ये डी ओ एफ निकालना है। उसके बाद पांचवा स्टेप आता है अपना कि काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे अब। और आखिरी में इसको कंपेयर कर लेंगे। काई स्क्वायर जो अपना कैलकुलेटेड है उसको कंपेयर कर लेंगे। जो अपना टेबल से काई स्क्वायर आता है उसको हम क्रिटिकल वैल्यू जो होता है ना वही बोलते हैं। तो जो टेबल से काई स्क्वायर आता है उससे कंफर्म करके देख लेंगे। अगर कम आया तो एक्सेप्टेड है नल हाइपोथेसिस, अगर ज़्यादा आया तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यही 6 स्टेप फॉलो करेंगे। तो किसी एक एग्जांपल में करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ कि मान लेते हैं कि एक अपने पास एक डेटाबेस है। मैं अभी एक्सेल शीट खोल के दिखा नहीं सकता, शायद यहाँ है नहीं। तो उसमें क्या डेटा था मैं बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। कि जेंडर था, ठीक है, जेंडर हो गया मेल और फीमेल, और साथ में था उनको कौन सी पार्टी पसंद है। पार्टी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये दिल्ली का ही डेटा था। तो दिल्ली में कौन सी, वो किन पार्टी को वो लाइकली वोट देंगे। तो मेल और फीमेल का डेटा था। और पार्टीज में 3 कैटेगरीज थी, एक आप और कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, तो डेटा कुछ इस तरह से था कि बंदा सीरियल नंबर था, फिर उसका जेंडर था, फिर पार्टी थी। तो सीरियल नंबर 1 जेंडर मेल पार्टी आप, फिर सीरियल नंबर 2 जेंडर फीमेल पार्टी आप। ठीक है, और ऐसे 3 मेल बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस मेल, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके कुल मिला के 500 ऐसे ऑब्जर्वेशन थी, 500 इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, 500 रोज थी इसमें। तो इससे क्या हुआ कि ये तो अपना आगे डेटा। अब अपना नल हाइपोथेसिस क्या होगा देखते हैं। तो स्टेप वन में आ गया अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना। जो कि क्या होगा कि हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि क्या जेंडर और जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसका कोई रिलेशन है। ऐसा है कि मान लो कि ज़्यादातर मेल लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स क्या पता आपको सपोर्ट करती हो, क्या कोई ऐसा रिलेशन है। तो हाइपोथेसिस में हम मान लेते हैं कि नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन जेंडर और पार्टी, जेंडर एंड पार्टी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। और इसके इस हिसाब से अल्टरनेट हाइपो क्या हो जाएगा, देयर इज रिलेशन, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। क्या, जेंडर और पार्टी के बीच में, रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब बनानी पड़ेगी कंटिंजेंसी टेबल। पहला स्टेप कर दिया। दूसरा स्टेप है कंटिंजेंसी टेबल बनाना। कंटिंजेंसी टेबल क्या है, फ्रीक्वेंसी और वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो एक आता है मेल, दूसरा क्या हो गया कैटेगरी फीमेल। एक कैटेगरी यहाँ पे हो गई, ये मतलब एक कैटेगरी बना दी है। और दूसरी कैटेगरी अपने पास क्या आएगी,
पार्टीज़ की आ जाएगी, ये जेंडर हो गया, ये पार्टीज़ हो गई। पार्टीज़ हो गई, पहले ले लेते हैं आम आदमी पार्टी, आप, फिर एक कांग्रेस, और एक हो गई बीजेपी। इसका भी लाइन खींच के टेबल ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। और एक और ये बना रहा हूँ मैं, किस लिए आप अभी जान जाएंगे। तो ये टेबल कंप्लीट बना ली, ठीक है। अब क्या होगा, अभी होगा कि चलो ये अब कितने सारे आप में थे और उसमें से मेल कितने थे ये लिख देता हूँ, 20 थे मान लीजिए। और कांग्रेस में इसको ले लेते हैं 100, ये 150, फिर ये 180, इसको 20, ये 30, ठीक है। ऐसा आया। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करके लिख देना है 20 और यहाँ पे इन दोनों का समेशन 20 और ये का 200, और ये हो गया 120, ये हो गया 180, और इस पूरे का समेशन कितना हुआ, 300, 200, 500 इधर आ गया। अब इधर भी 250, 270 हो गया इसका समेशन इस पूरी रो का, और यहाँ पे हो गया 230। तो इन दोनों का भी समेशन मिलके क्या बनता है, 500 बनता है, ठीक है। और इस पूरे का भी 500, तो हमने 500 ऑब्जर्वेशन ही बोली थी, मैंने थी वहाँ पे, तो हो गया। अब क्या करते हैं कि ये तो बन गया अपना टेबल। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको यहाँ रखते हैं और एक और टेबल बनाते हैं ऐसा ही। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आया। इसमें हम एक्सपेक्टेड टेबल बनाएंगे, तो वो कुछ ऐसा होएगा। डेटा मिटाना पड़ेगा पहले थोड़ा। तो अ, कैसे कैलकुलेट करना है ये मेन चीज़ है। तो कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपको पहले सेल का कैलकुलेट करना है, पहला सेल यानी इसका, यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का। इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ, इस पॉइंट का ब्लैक कलर, इस पॉइंट का करना है। तो ये देखो, ये नीचे की तरफ ले जाओ 200 आया, इस तरफ ले जाओ, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ 270। तो इसका जो फॉर्मूला है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू का, एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ये क्या करता है कि रो का जो सम आ रहा है आपके, जैसे ये है, हमने रो सम ही तो निकाला था, रो का सम इंटू सम ऑफ रो इंटू कॉलम का जो सम आया था उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना था, 500, ठीक है। इस केस में ये हो गया, इससे हमें उस कॉलम सेल की एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इस रो सम था 270, तो हो गया 270 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 500, ठीक है। इस तरह से अगर इस रो का निकालें यहाँ का, इस सेल का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो सम क्या है 230 इंटू कॉलम सम क्या था 200 डिवाइड बाय 500। तो यही सब वैल्यू कैलकुलेट करके इसे भरनी है। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट करके आप खुद से भरिए वीडियो पॉज करके, और मैं देखता हूँ, मतलब फिर मेरे से मैच कीजिएगा। तो मैंने कैलकुलेट कर दी है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब अगला स्टेप अपना क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वैल्यू चेक कर लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। दिख रहा है ना ये, आई गेस दिख ही रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, तो अब इसको मिटा देते हैं, कैसे कैलकुलेट किया था ये फॉर्मूला भी नोट कर लिया होगा, तो मिटा देता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ये रहा डेटा, ठीक है। अब क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो पिछले केस में याद है तो ऐसा था कि जितने कैटेगरीज थे उससे -1 कर दिया, तो ये आ जा रहा था। बट इसमें क्या है, दो दो कैटेगरीज है, एक कॉलम में एक रो में। तो यहाँ पर होता है रो में जितनी कैटेगरीज है -1 इंटू कॉलम में जितनी कैटेगरीज है -1। तो बेसिकली ये जो टेबल बना रखा है ना, इसमें जितनी कॉलम है उससे एक कम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जितने कॉलम्स हैं उससे एक कम करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 3 - 1। तो ये हो गया 1 इंटू 2, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं हम कैलकुलेट काई स्क्वायर की वैल्यू। काई स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद हो तो ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 2 के लिए है, इजिकल टू 2 के लिए। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये होता है, इससे का स्क्वायर आ जाता है अपना। तो का स्क्वायर ऐसे ही इसका समेशन, ठीक है, जितने भी है सबके लिए कर देंगे। तो यहाँ 6 टर्म्स होंगे, तो 6 टर्म्स बनेंगे, अभी उन सबका समेशन करना है। कैसे बनेगा देखते हैं कि ये रहा, यहाँ लिख के दिखाता हूँ मैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी 20, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी 97.2।
इसका किया स्क्वायर डिवाइड बाय 97.2। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया, प्लस करेंगे, इसका कर लेता हूँ 180 माइनस 82.8, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय डिवाइड बाय 82.8। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है, ऐसे करके सारे टर्म को करना है, 6 के 6 टर्म्स को करना है। तो देखते हैं उसका वैल्यू कितना आता है, एक कैलकुलेटर से करना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों मेरी वैल्यू आ रही है 259.79 का स्क्वायर की। तो इसको चेक करते हैं कि अपनी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम था अपना 2, और हम अल्फ़ा तो 0.05 ही लेंगे, 5%। तो 5.99 आ रही है। आपको बताया था कि मैंने क्यों लिया है 0.05 यानी 5% अल्फ़ा। तो 5.99 आ रही है अपनी क्रिटिकल वैल्यू, जो कि वो है 5.99 कुछ। तो अब क्या देखो कि ये अपना कैलकुलेटेड स्कोर तो काफ़ी बड़ा है इससे। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो हाइपोथेसिस है ना, वो हो गया है रिजेक्ट। अपना हाइपोथेसिस हो गया है रिजेक्ट। अब पता नहीं रिजेक्ट हो, खुश होना है कि दुखी, हमें वो तो नहीं पता। तो रिजेक्ट हो गया। तो इस हाइपोथेसिस था क्या अपना कि हम मान रहे थे कि ये जो पार्टीज है और जेंडर्स है उनके बीच कोई रिलेशन है, यही हाइपोथेसिस था अपना। तो अगर ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो ये अपने आप एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि जेंडर और पार्टीज के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए पेप कोडिंग से।